स्वागत है सभी का बीएड फर्स्ट ईयर बीएड सेकंड ईयर के विद्यार्थियों का। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर में कॉमन टॉपिक रहने वाला है और 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स हैं उसको लेकर आपके सामने आया हूं ताकि आपको ये बता सकूं भाई हमने क्वेश्चन पेपर में जब लिखते हैं तो कितना स्पेस हमने रखना है और किस तरह से हमने प्रेजेंटेशन अपनी देनी है। उसमें जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो आंसर लिखने वाले हैं, उसके अंदर अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो कितना स्पेस हमने रखना है। तो आज हम इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशिष्ट बालक, उसकी पहचान, उसके कारण, विशेषताएं, समस्याएं और शिक्षा की भूमिका। यानी जो विशिष्ट बालक होते हैं वो कैसे होते हैं और विशिष्ट बालकों की जो पहचान है वो हम कैसे करेंगे, उसका कारण क्या है, विशेषताएं क्या है, समस्याएं क्या है और शिक्षा अपनी क्या भूमिका उनमें निभा सकती है। आज हम ये सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन करें क्वेश्चन पेपर के अंदर तो स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बालकों की शिक्षा का उद्देश्य चाहे वे सामान्य हो या विशिष्ट, उन्हें सार्थक, लाभदायक और खुशहाल जीवन बिताने के योग्य बनाना है। यानी जो हमारे समाज के अंदर बच्चे होते हैं वो लगभग दो तरह से हम उनको कैटेगराइज करते हैं। जैसे एक तो हमारा सामान्य बच्चा होता है और एक हमारा विशिष्ट, और विशिष्ट को फिर आगे हम टू पार्ट्स के अंदर बांट देते हैं। टू पार्ट्स में कैसे बांटेंगे भाई, एक बच्चा तो होता है इंटेलिजेंट, उसको भी हम विशिष्ट बोलते हैं, गिफ्टेड। और एक बच्चा होता है जिसके अंदर कुछ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कुछ कमी रह जाती है, उसको हम विशिष्ट बोलते हैं। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन के अंदर ये सब करने वाले हैं। भाई विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, उनकी पहचान क्या है, वो विशिष्टता का कारण क्या है और शिक्षा अपनी क्या भूमिका उसमें निभाती है। देखिए, प्रत्येक बालक किसी न किसी तरह से विशिष्ट होता है, लेकिन उसकी विशिष्टता का सामान्यतः की कसौटी पर अधिक विचलन न होने के कारण ये बच्चे सामान्य कहलाते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं वो किसी न किसी रूप में विशिष्ट होते हैं और जो किसी न किसी कसौटी पर खरे नहीं उतरते उनको हम सामान्य कह देते हैं। और जो शारीरिक रूप से, फिजिकली रूप से मान लो या मेंटली तौर पे कोई डिस्टर्ब है या किसी तरह की उनमें प्रॉब्लम है, वो विशिष्टता के अंदर आ जाती है। तथा सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल की व्यवस्था होती है, लेकिन जो सामान्य बच्चे होते हैं वो सामान्य स्कूल के अंदर, नॉर्मल स्कूल के अंदर शिक्षा ग्रहण करते हैं। सामान्य बालक वे जिनका शारीरिक स्वास्थ्य एवं बनावट इस प्रकार की होती है कि उन्हें सामान्य कार्य करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। आपने भी देखा होगा सामान्य बालक कौन से हैं, जिनको कोई भी परेशानी नहीं होती। उनकी मानसिक उपलब्धियां भी सामान्य हो और सोचने विचारने की शक्तियां भी अन्य बालकों की तरह हो। इस प्रकार के बालकों को सामान्य बालकों की श्रेणी में रखते हैं। और सामान्य बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है, जो उनका आईक्यू लेवल होता है, वो 90 से 110 के बीच में होता है। अगर ये 110 से 90 से 110 से कम है तो हम वो बच्चे कहलाते हैं विशिष्ट, या उससे ज्यादा हो तब भी विशिष्ट कहलाएंगे, लेकिन वो इंटेलिजेंट या गिफ्टेड के उसमें आ जाते हैं ज्यादा वाले, और कम वाले हमारे आ जाते हैं मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे कोई उनको प्रॉब्लम होती है वो उसमें आ जाते हैं। विशिष्ट बालक कौन से हैं? अब जो बालक सामान्य बुद्धि लब्धि की अपेक्षा मंद बुद्धि के होते हैं या सामान्य से अधिक श्रेष्ठ होते हैं, यानी जो अच्छी इंटेलिजेंसी रखते हैं, और या फिर जो सामान्य बालक से उनकी बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल कम होता है, तो वो विशिष्ट कहलाते हैं। इस प्रकार के बालकों का रहन सहन, खान पान और बात विचार करने का तरीका, बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। क्रिक के अनुसार जब हम कोई डेफिनेशन लिखेंगे तो क्रिक के अनुसार हम 2 डॉट्स लगा के इस तरह से करेंगे और नेक्स्ट लाइन के अंदर अपनी डेफिनेशन को शुरू करेंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर। विशिष्ट बालक वह हैं जो सामान्य अथवा औसत बालक के मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं से इतना
अधिक भिन्न है कि विद्यालय व्यवस्था में उनको किसी भी प्रकार की मतलब विशिष्टता नजर आती है। यानी ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से विशिष्ट हो, विशेष हो, फिर चाहे उनका आईक्यू लेवल कम हो या आईक्यू लेवल उनका ज्यादा हो, वो विशिष्टता के अंदर आते हैं और उनके लिए जो स्कूल की व्यवस्था है वो अलग हो। तो ये कह रहा है इसमें। उसके बाद जब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब इनकी जो पहचान है, विशिष्ट जो बालक होते हैं उनकी जो पहचान है, आप पहचान कैसे करोगे वो हम देखेंगे। शारीरिक रूप से विशिष्ट, एक तो ऐसे जो बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से विशिष्ट होते हैं, यानी शरीर में वो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। शारीरिक की बनावट कुछ लंबे या कुछ छोटे, या कोई शारीरिक रूप से विकलांग अथवा सामान्य से अलग, यानी वो शरीर में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, वो शरीर के अंदर उनमें जो विकलांगता हो सकती है या सामान्य से वो किसी न किसी रूप में अलग हो सकते हैं। दूसरा आ जाता है मानसिक रूप से विशिष्ट, कोई अत्यधिक तीव्र बुद्धि और कोई मंद बुद्धि। मैंने अभी बताया था जो तीव्र बुद्धि के होते हैं वो गिफ्टेड में आ जाते हैं, और जो मंद बुद्धि के होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड वगैरह में आ जाते हैं। उसके बाद संवेगात्मक रूप से विशिष्ट, संवेगों में भिन्नता, कुछ आपको बच्चे ऐसे नजर आएंगे जो शर्मीले होते हैं, कुछ आपको ऐसे नजर आएंगे जो क्रोधी होते हैं, कुछ चिंताग्रस्त होते हैं, कुछ अस्थिर होते हैं। अस्थिर का मतलब वो अपने आप को कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन के अंदर स्थिर नहीं रख पाते। उसके बाद सामाजिक रूप से विशिष्ट, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, नशा करना, वो ऐसे बालक होते हैं जो शारीरिक सामाजिक रूप से विशिष्ट होते हैं, अलग होते हैं। शैक्षिक रूप से विशिष्ट, जो सामान्य से भिन्न, जैसे दृष्टिहीन बालक या जिनको ब्रेन लिपि वगैरह की सहायता से पढ़ाया जा सकता है। तो ये हम पहचान यहाँ से कर सकते हैं भाई, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से जो बच्चे विशिष्ट होते हैं, जो भिन्न होते हैं सामान्य बालक से, वो विशिष्ट कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कारण। भाई कोजिज क्या है, कारण क्या है ऐसे बालकों के। तो एक तो जन्म से पहले अगर कोई आघात लग जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे गर्भावस्था में कुछ संक्रामक रोग महिला को प्रभावित करते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है और उसकी माँ को कोई रोग हो जाता है तो वो उस बच्चे को प्रभावित करता है। खून की कमी हो जाती है, उसके कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण या ऑक्सीजन कम मिलती है, यही केंद्रीय नाड़ी संस्था को प्रभावित करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट, हानि पहुंचाता है, यानी जो हमारी केंद्र की नाड़ी होती है अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो वो उसको प्रभावित करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जन्म के समय थोड़ी सी लापरवाही, अगर मान लो कई बार जन्म के समय लापरवाही हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन की कमी या प्रसव में देरी, कोई औजार लगना, यानी जैसे जन्म के समय कोई बच्चे को औजार वगैरह लग जाता है तो उस टाइम पे बच्चे के जो शरीर के अंदर या मानसिक तौर पे वो विकलांग हो सकता है। उसके बाद जन्म के बाद कोई संक्रामक रोग अगर बच्चे को हो जाता है, लग जाता है, जैसे अमेरिका में अधिकतर क्या होता है, बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी के कारण कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो ये इस तरह से ये हमारे कारण हैं भाई, पहचान और कारण। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। आप वर्गीकृत कैसे करोगे विशिष्ट बालकों को। देखो एक तो होते हैं हमारे प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक होते हैं जिनको हम गिफ्टेड बोलते हैं, इंटेलिजेंट बोलते हैं। भाई ऐसे बालक जो सामान्य से उच्च स्तर के होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि, जिनका आईक्यू लेवल सामान्य बालक से ऊपर होता है। सृजनशील क्रिएटिव बालक, जिनको हम क्रिएटिव भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं मान लो पिछड़े बालक, जो रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं, मंद बुद्धि मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, संवेगात्मक इमोशनली हो सकते हैं पिछड़े हुए, और बाल अपराधी। तो इस तरह से हमारे जो बालकों का वर्गीकरण है इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाई, उसके बाद ये
और कारण क्या है? पहला कारण हमने क्या देखा, जन्म से पहले, दूसरा जन्म के बाद और जन्म के समय। अब फोर्थ पॉइंट हमारा है कुपोषण। गर्भवती माता को पौष्टिक भोजन न मिलना, मां को तीखे मसाले खाने की आदत होना, शराब सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वो इस तरह का सेवन करती है, मतलब अगर उसको भोजन संतुलित आहार नहीं मिलता है, माँ अगर तीखे मसाले खाती है, अगर वो शराब सिगरेट का सेवन करती है, तो उसके बच्चे के ऊपर उसका कहीं ना कहीं असर होता है। उसके बाद दवाएं, मेडिसिन। कई बार गर्भवती जो महिला होती है वो अत्यधिक दवाओं का सेवन करती है। मान लो जैसे कुछ उसको पेन होता है, सर में दर्द हो गया किस तरह भी, और उसने टैबलेट ले ली, तो कई बार क्या होता है कि जो दवाएं हैं वो ज़्यादा ले लेती है और उसका असर बच्चे पर बुरा पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखिए वंशानुगत। वंशानुगत में क्या आता है? वंशानुगत बड़ों का प्रभाव बच्चों पर अवश्य पड़ता है, यानी जो हमारे बड़े हैं हमारे ऊपर उसका प्रभाव हमेशा पड़ता है, हेरिडिटी जो फैक्टर होता है। कुछ दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, यानी कुछ दोष ऐसे होते हैं जो वंशागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। पर्यावरण संबंधी कुछ होता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वातावरण संबंधी कारक भी प्रभाव डालते हैं। प्रारंभिक काल में माँ की आयु, लड़की की जो आयु कम होती थी और उसकी शादी कर दी जाती थी, पिता अथवा माता पिता द्वारा औषध सेवन, लेड पेंट्स जैसे विषैले पदार्थों का सेवन या उनका प्रयोग भी कहीं ना कहीं, उनका संपर्क में आना भी वो बच्चे के मानसिक या शारीरिक रूप को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद निर्धनता, गरीबी अथवा सामाजिक परिस्थितियां, सीमित आर्थिक साधनों की उपलब्धता, बच्चों की उचित पोषण, चिकित्सा न मिलने के कारण तंत्रिका जो तंत्र होता है उसका विकास गड़बड़ा जाता है। यानी जो गरीबी है, अगर बच्चा गर्भ में है और उसको भरपूर पोषण ना मिले, माँ को भरपूर पोषण ना मिले, तो बच्चे का जो स्वास्थ्य होता है वो वहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाता है। कई बार गरीबी और कई बार सामाजिक परिस्थितियां भी इसका कारण बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दुर्घटनाएं। एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो अगर मस्तिष्क के ऊपर कोई आघात पड़ जाता है, शरीर को अगर कोई हानि पहुंच जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर जाती है, हमारे विशिष्टता का कारण बनती है। उसके बाद इंद्रियां। इंद्रिय दिमाग में एक नाड़ी है, यदि इसके केंद्र में कोई दोष, नाड़ी उचित रूप से कार्य न करे तो विकार उत्पन्न हो जाता है। यानी कोई मान लो अगर नाड़ी है, अगर उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो वो हमारे उसको विशिष्टता को दिखाती है। उसके बाद हानिकारक रसायन। हानिकारक रसायनों का प्रयोग भी हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, प्रभावित करता है। और माता के रोग, अगर माँ को कोई रोग है तो वो भी बच्चे को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो ये था हमारा अब कारण। अब उसके बाद है विशेषताएं। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एक तो सीमित रुचियां, जो विशिष्ट बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं, मेंटली रिटार्डेड बालक होते हैं, उनकी जो रुचियां होती है वो सीमित होती हैं। ठीक है। उसके बाद मौलिकता का अभाव, ओरिजिनलिटी की कमी रहती है, मौलिक विचार उनके अंदर नहीं होते, मौलिकता की कहीं ना कहीं उनमें कमी बनी रहती है। प्रोत्साहन का अभाव, ऐसे बालकों को हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करते और उनमें प्रोत्साहन का अभाव रहता है। अगर घर में दो बच्चे हैं, एक सामान्य है और एक विशिष्ट है, मेंटली रिटार्डेड है, तो हम सामान्य बालक के ऊपर ज़्यादा पढ़ने का या हर तरह का मतलब हम दबाव डालते हैं, लेकिन जो असामान्य है, एबनॉर्मल चिल्ड्रन है, उसके ऊपर हम इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रखते।
उसके बाद अधिगम की धीमी गति, ऐसे जो बालक होते हैं उनकी जो अधिगम की गति होती है वो बहुत धीमी होती है। सामान्य बालक को आप एक बार बता देते हैं तो वो सीख लेता है। असामान्य जो बालक होता है उसको आपको बार बार बताने के बाद भी वो कम सीखता है, उसकी सीखने की जो गति होती है वो धीमी होती है। उसके बाद संवेगात्मक अस्थिरता, संवेगात्मक स्थिरता का मतलब होता है कि उसके जो संवेग है उसमें स्थिरता नहीं होती, कभी वो गुस्सा करने लग जाता है और कभी वो शांत हो जाता है, कभी वो चिड़चिड़ा हो जाता है और कभी वो दूसरे के साथ में लगने लग जाता है, प्यार करने लग जाता है। उसके बाद लघु अवधान विस्तृति, लघु अवधान का मतलब होता है कि वो अपने आप को थोड़े समय के लिए ही किसी न किसी पॉइंट पे कंसंट्रेट कर पाता है। सामान्यकरण की योग्यता का अभाव, कोई भी अगर पॉइंट है कोई भी बात है तो वो उसको सामान्यकरण करने में मतलब जर्नलाइज करने में कहीं ना कहीं उसके अंदर अभाव रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक समरी आपने बताई और उसका आपने जर्नलाइजेशन करना है तो उन बच्चों के अंदर उस चीज का प्रभाव कम रहता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी टॉपिक के ऊपर, तो वहां पे उनको प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद शारीरिक हीनता, ऐसे जो बालक होते हैं वो अपने आप को दूसरे से भिन्न समझते हैं और उनके अंदर शारीरिक हीनता की कमी होती है, मतलब शारीरिक हीनता वो महसूस करते हैं भाई तेरा शरीर और दूसरे के शरीर में बहुत फर्क है। उसके बाद समायोजन का अभाव, अपने आप को ऐसे बालक समाज के अंदर समायोजित करने में कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करते हैं। अनुपयुक्त व्यक्तित्व, उनका जो व्यक्तित्व होता है उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो भी अनुपयुक्त होती है, मतलब उचित नहीं होती। मान लो शरीर में कई बार तो लंबे हो जाते हैं, ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो मतलब उनका जो शारीरिक बनावट है वो अनुपयुक्त होती है। दूसरों पर निर्भरता, ऐसे जो बालक होते हैं वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सीमित बुद्धि, ऐसे बालकों की जो बुद्धि होती है जितना आप बताओगे उसमें से भी वो बहुत कम सीख पाते हैं, तो सीमित बुद्धि उनकी होती है। उसके बाद व्यवहार सामान्य नहीं, ऐसे बालकों का जो व्यवहार है वो सामान्य नहीं होता। कई बार आप अगर कहीं बैठे हो वो आपको पीछे से आके छेड़ सकते हैं और कई बार क्या होता है वो आपके साथ में आराम से आगे बैठेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा ये बच्चा भाई अब नॉर्मल है या नॉर्मल है। तो यानी कई बार उनका जो व्यवहार होता है वो सामान्य भी नहीं होता। उसके बाद आत्मनिर्भरता की कमी, ऐसे बालकों के अंदर आत्मनिर्भरता की कमी भी रहती है। और उसके बाद क्रियाशील नहीं होते, ऐसे बालक क्रियाशील नहीं होते। कई बार आपको बहुत बार उनको कोई ना कोई बात बतानी पड़ती है, कोई बात तब जाके वो उसमें से थोड़ा सा कुछ ग्रहण कर पाते हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं, ऐसे बालकों का जो जीवन के प्रति अपने लाइफ के प्रति सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण नहीं होता, एटीट्यूड नहीं होता। भावुक व संवेदनशील, ऐसे जो बालक होते हैं वो भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं। अगर आप उनको थोड़ा सा डांट देते हो, थोड़ा सा कुछ कह देते हो तो वो रोने लग जाते हैं, वो आपसे दूर हो जाते हैं, तो संवेदनशील भी होते हैं। ऐसे बालकों का जो आईक्यू लेवल होता है वो कम होता है और शब्दकोश भी उनका कमजोर होता है, मतलब उनके पास में ज़्यादा शब्द नहीं होते, उनकी जो डिक्शनरी होती है मेन से उनका जो माइंड होता है उसके अंदर जो स्टोरेज है वो कम होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है भाई ऐसे बालकों की शिक्षा हेतु कुछ अधिनियम बने, कुछ नीतियां बनी, और वो अधिनियम और नीतियां क्या रही हैं अब हम इसको इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन बालकों की क्षमताओं, विशेषताओं और कमियों या समस्याओं की पहचान करके, यानी उनके अंदर जो क्षमता है, जो विशेषता है, जो कमियां हैं उनकी पहचान करके इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था आवश्यकता अनुसार विशेष विद्यालयों या समावेशी विद्यालयों में की जाती है। अब देखिए नया वर्ड आया समावेशी विद्यालय। समावेशी मीन्स इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल होते हैं जो सामान्य बालकों के साथ में ऐसे बच्चों को बिठाकर शिक्षा दी जाती है ताकि उनके अंदर हीन भावना न आए, वो इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। परंतु यह जागृति 20वीं व 21वीं शताब्दी की देन है। इससे पहले बालक घर, परिवार तथा समाज द्वारा उपेक्षित किए जाते थे। यानी अगर हम 20वीं और 21वीं शताब्दी की बात करें, उससे पहले के जो बालक है हमारे, ऐसे बालकों को उपेक्षित किया जाता था, शिक्षा भी उनको नहीं दी जाती थी, उनका मजाक बनाया जाता था, उनके लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, और दूसरे की दया पर उनको अपना जीवन या भीख मांगकर
उनको जीवन यापन करना पड़ता था। भारतीय संविधान में किसी से भेदभाव न करने, समानता का व्यवहार करने, दुर्बल, दलित या बाधित जो वर्ग होते हैं उनके लिए भी सब कुछ ये अनिवार्य है। भाई शिक्षा का अधिकार सबके लिए है। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किए जाने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने अपेक्षित वर्ग, जो हमारा उपेक्षित वर्ग था, जिसकी उपेक्षा की जाती थी, बार बार उनको रोका जाता था, टोका जाता था, ऐसे उपेक्षित वर्ग के लिए, बालकों के लिए समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया। इन्हीं प्रयासों की वजह से कुछ नीतियां, योजनाएं और अधिनियम निर्मित हुए। अब वो उनके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय व्यापी 2 योजनाएं, एक तो थी राष्ट्रीय अक्षमता नीति 2006 और एक थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वह उसके कार्य योजना 1986 के। तो ये रहा है। उसके बाद राष्ट्रीय अक्षमता नीति 2006, इस नीति में अधिगम अक्षमता से, अधिगम क्षमता का मतलब होता है जो बालक मतलब अधिगम लर्निंग में अक्षम होते थे, बालकों की शिक्षा पर विचार करके उन्हें शिक्षा तथा समाज शिक्षा शिक्षा व समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निम्न नीतियां और प्रस्तावित की गई। यानी उसमें जो हमारी नीतियां बनी उसमें क्या क्या उनके लिए योजनाएं बनाई गई। एक तो अनिवार्य शिक्षा, भाई जो ऐसे बालक होते हैं ना उनकी जो शिक्षा है वो अनिवार्य हो, मतलब हर एक बच्चे को इस समाज के अंदर पढ़ने का अधिकार है। दूसरा, स्कूल जाना और अनौपचारिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, पहले तो स्कूल में भेजना, फिर जो बच्चे नहीं जा सकते अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था और प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाए। समावेशी शिक्षा में रैंप निर्माण, उपकरणों का निःशुल्क वितरण, यानी आपने देखा होगा आज जो स्कूल की बिल्डिंग है, जो स्कूल का प्लान होता है, जब वो पास किया जाता है तो उसके अंदर रैंप बनाया जाता है ताकि ऐसे जो बालक अगर स्कूल में आते हैं तो उनको कहीं भी चढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। वित्तीय सहायता प्रदान करना, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, आवासीय व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक और संसाधन विकास, ये सब व्यवस्था किया जाना। 100% नामांकन, यानी कोई भी समाज के अंदर ऐसा बालक न रहे जिसका नामांकन न हो। गैर सरकारी संगठनों को विशेष बालकों की शिक्षा हेतु सहायता और प्रोत्साहन, गैर जैसे मान लो एनजीओ वगैरह हैं तो उनको सहायता देना। व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ऐसे बालकों को दिया जाना। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उसमें क्या क्या बातें रखी गई। सभी को एक साथ शिक्षा, केवल गंभीर रूप से बाधित अगर बालक हैं तो उनकी शिक्षा अलग कर सकते हैं, बाकी जो बच्चे हमें लगता है भाई उनको सामान्य बालकों के साथ में शिक्षा देना। संख्यात्मकता की बजाय गुणात्मक पहलू पर जोर देना, मतलब ये नहीं है भाई संख्या बढ़ाते चले जाओ और गुणात्मक मतलब जो क्वालिटेटिव है उसको पीछे छोड़ दो, क्वांटिटी पर जोर न देकर क्वालिटी पर जोर देना। उसके बाद बाधित जो बालक होते हैं उनके लिए विभिन्न व्यवस्थाओं क्षमता अनुसार व्यवसायिक व्यवस्था करना। मनोवैज्ञानिक शैक्षिक अनुसंधान केंद्रों द्वारा बाधितों हेतु निदान और उपकरण देना और विकलांगों के लिए पृथक विशिष्ट विद्यालयों की संख्या बढ़ाना। तो ये था हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है विशिष्ट छात्रावास की व्यवस्था करना और खाने की व्यवस्था करना। बालक 40 और बालिकाएं 20, मतलब कम से कम इस तरह से उनकी छात्रावास की व्यवस्था करना। मूल्यांकन प्रणाली में लचीलापन, मान लो जो हमारी इवैल्यूएशन जो सिस्टम होता है उसके अंदर लचीलापन, एक सामान्य बालक तो पढ़ लेगा लेकिन ऐसे बालकों के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना। उसके बाद विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा हेतु कार्यक्रम, क्या सामान्य विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा प्रति माह 125 रुपए पेंशन की व्यवस्था। कृत्रिम अंग की उपलब्धता, ऐसे बालकों को अगर लगता है भाई उनमें थोड़ी कमी है तो कृत्रिम अंग देना। स्वरोजगार अंतर्गत विकलांग उद्यमियों को 20,000 रुपए की राशि प्रदान करना।
विकलांग लड़के या लड़कियों, या लड़का हो या लड़की से शादी करने वाले को पुरस्कार देना। अगर विकलांग लड़का है और विकलांग लड़की से शादी करता है तो उसको पुरस्कार देना। उसके बाद शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देना। समान अवसर, समान अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। पुस्तकालय की व्यवस्था करना। खेल सामग्री का प्रयोग। आधुनिक शिक्षा उपकरण। वैधानिक बाध्यता उपलब्ध पर दंड व्यवस्था। अगर मान लो जो वैधानिक बाध्यता है, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड की व्यवस्था करना, मतलब उसको दंड देना। और विभिन्न जो अधिनियम हैं, फर्स्ट निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009। अब ये क्या कहता है भाई, 7 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी जो आयु के सभी बालकों को शिक्षा केंद्र सरकार द्वारा, जैसे जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 से 4 2010, 1/4/2010 में एक व्यवस्था बनी और संपूर्ण भारत में प्रभावशील इसका पालन किया गया और सभी शासकीय या गैर शासकीय या अनुदान प्राप्त विद्यालयों हेतु यह आवश्यक रही। और प्रवेश से लेकर इनकार कर नहीं, कोई भी फीस नहीं और शारीरिक या मानसिक दंड नहीं। यानी जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है इसकी व्यवस्था की गई जम्मू कश्मीर को छोड़ के 1/4/2010 से, और इसमें सभी जो ऐसे बालक होते थे उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010 में फिर एक अधिनियम आया और विद्यालय की प्रबंध समिति बालकों की पहचान करे और नामांकन करे और सुविधाओं को गंभीरता के साथ करे, मॉनिटर करे। ठीक है, जो सुविधाएं हैं उनको दी गई है उसको मॉनिटर करे और मिड डे मील की व्यवस्था करना। और उसके बाद 1 से 5 कक्षा के लिए 1 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल की व्यवस्था यानी प्राइमरी स्कूल, और 6 से 8 की कक्षा के लिए 3 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल। खेल का मैदान, पेयजल पानी की व्यवस्था, दोपहर का भोजन, शौचालयों की व्यवस्था, कक्षाओं की सफाई, कक्षाएं समय पर, बालकों को अन्य से अलग न किया जाए, मतलब जो ऐसे बालक थे उनको सामान्य से अलग न करना, और पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करना, पुस्तकालयों की व्यवस्था करना। तो ये व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2011। अब ये क्या कहता है, निःशुल्क व्यक्ति समान अवसर, अधिकार, संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी। अधिनियम 1995 की धारा 26 से 31 तक 18 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक निःशक्त छात्र को निःशुल्क और समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना। बाल अधिनियम क्या कहता है, ऐसे बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों ने बाल अधिनियम बनाए हैं। इस प्रकार सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु विभिन्न प्रावधान किए गए ताकि ये बालक भी सामान्य बालकों की तरह एक स्कूल के अंदर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर के लिए। उम्मीद है मुझे भैया आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।